हेलो ऑल माय फिजिक्स लवर्स, आप देख रहे हो द फिजी इजी और मैं हूं दिवस प्रताप सिंह। तो यार आज हम लोग आपका स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि मैंने कल की क्लास में छोड़ा था और वो है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, देखो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में, आज हम पढ़ेंगे इंडक्शन के बारे में, और हम क्या पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे सबसे इंटरेस्टिंग बच्चों क्या है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। यार आज हम सब चीज़ को पढ़ने वाले हैं बहुत मजे के साथ। तो प्लीज़ आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाओ और दिमाग की बत्ती को खोल लो। तो क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं एक प्यारा सा एक्सपेरिमेंट, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होगा पर गाइस वो बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक, और आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन लगाएंगे, एकदम फाड़ के रख देंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। ओके बच्चों, तो यार देखो आपने कभी कभी ये ऑब्जर्व किया ज़रूर होगा, जब आप कॉम्ब को अपने हेयर्स में रगड़ रहे हो और फिर आप किसी पेपर के पास उसको क्या कर रहे हो, पास में ले जाओगे, तो आपने क्या देखा होगा कि वो पेपर उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कभी सोचा है क्यों हो रहा है? सोचा होगा आपने, किसी ने सोचा होगा और कहीं ना कहीं पे आप पढ़ा होगा कि इसकी वजह कोई फॉर्म ऑफ इंडक्शन है। ठीक, मैंने पिछली क्लास में इंडक्शन की थोड़ी बहुत आपने डिफिनेशन बता दी थी। तो यार देखो इसका जो मेन कॉज होता है ना वो होता है ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। ठीक है, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स जब एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह जाएंगे तो वो क्या होगा, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा जिस बॉडी पे छोड़ा गया है। ठीक, जिसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे समझो। सपोज करो ये क्या है आपका, ये है बेटा ऑब्जेक्ट नंबर 1। ठीक, चलो यहाँ पे मैं बनाता हूँ अपना ऑब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, अब सपोज करो इस बॉडी को मैंने इस पर रब किया। ठीक, रब करने पे क्या हो गया, सपोज करो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर चले गए। ठीक, यानी कि इसमें क्या हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। ओके, सबको समझ में आ रहा है। और इस पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की आपके पास हो गई, ये ज्यादा हो गया एक्सेस, यानी कि यहां पे क्या हो गया इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, और यहां पे क्या हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है डिफिशियंसी, तो वहां कौन सा चार्ज, सोचो वहां पे कौन सा चार्ज बच्चों, वहां पे आता है पॉजिटिव चार्ज। और जहां पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है वहां क्या आएगा, वहां आपका आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पे लगाएंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट 1 था उसके पास इलेक्ट्रॉन सारे चले गए, यानी कि इस पे आएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक, जिस चीज पे इलेक्ट्रॉन गए वहां पे आएगा आपके पास नेगेटिव चार्ज। सो सिंपल एज दैट ना। देखो फिजिक्स कितनी आसान होती है अगर आप हर चीज को एज अ फिगर समझते हैं ना। चलो वापस से इतार आते हैं। ठीक, तो यानी कि पॉजिटिव यहां पे हो गया और नेगेटिव यहां पे हो गया। तो क्या मुझे बोलने की जरूरत पड़ेगी कि यहाँ पे एक बॉडी को मैंने रगड़ा, क्यों चार्ज हुई, यार पता नहीं क्यों चार्ज हुई होगी, कोई इंटरनल एटॉमिक रीजन तो रहा नहीं होगा। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव और यहाँ पे हो गया नेगेटिव। अब सोचो क्या होगा, अब आप जब इन दो बॉडीज को पास मिलाओगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा बच्चों। क्या होगा, अट्रैक्शन। या फिर अगर आप किसी बॉडी को, अच्छा ठीक, अट्रैक्शन होगा। अब किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि भैया ये बताओ अट्रैक्शन तो होगा कि ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि सर आपने बोला कि जब कॉम्ब को हम अपने हेयर्स में रगड़ते हैं तो पेपर को अट्रैक्ट कैसे करेगा, क्योंकि पेपर क्या है, पेपर यार देखो न्यूट्रल होता है, तो फिर पेपर को आखिर अट्रैक्ट कर कैसे रहा है। देखो इसका भी एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको कल फिर पढ़ाया था और आज फिर पढ़ाऊंगा। देखो इधर मैंने क्या बोला, अगर आप किसी न्यूट्रल बॉडी को, समझ रहे हो, न्यूट्रल बॉडी के पास कोई चार्ज लाओगे पॉजिटिव टाइप या नेगेटिव टाइप, वो क्या करेगा, इंडक्शन कॉज करेगा। इंडक्शन क्या था, मैंने कल पढ़ाया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिकॉज ऑफ इट्स सराउंडिंग चार्जेस। क्या बोला, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिकॉज ऑफ इट्स सराउंडिंग चार्जेस इज कॉल्ड इंडक्शन। यानी कि अगर यहाँ पे मैंने पॉजिटिव रख दिया तो क्या इसके जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे वो इसके पास आना चाहेंगे। ठीक, आना चाहेंगे तो वो कुछ किस तरीके का फॉर्म बनेंगे, देखो ये है कि नहीं ना। अगर मैंने बोला कि ये देखो अपना एक, मैंने ये रगड़ के ये अपना पॉजिटिव चार्ज करा के इसके पास लाया, ये सपोज एक पेपर का पार्टिकल था, पेपर का पार्टिकल कैसा था, न्यूट्रल था। इंडक्शन की वजह से क्या अब इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा कि नहीं, सोचो अट्रैक्ट करेगा कि नहीं। अच्छा, इसको जब अट्रैक्ट कर रहा है और इसको रिपेल कर रहा है, पर जो ये पॉजिटिव में रिपल्शन है ये थोड़ा दूरी पे हो रहा है कि नहीं, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, कम दूरी में हो रहा है। यानी कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, किससे, इस पॉजिटिव के रिपल्शन से। इसी वजह से इसको ये रिजल्टेंट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया। देखो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हर चीज आपको
हाउ, वाई एंड ये कैसे होती है, ये क्यों होती है, आपको फिजिक्स हर चीज़ का आंसर देती है, ठीक। देन इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फॉल इन द लव ऑफ फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स कभी धोखा नहीं देगी, ठीक है। चलो इधर आओ, ये आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ता हूँ, ठीक है। जिसको नोट कर रहा हो वो नोट कर लो। ओके देखो यार, आपके एनसीईआरटी में ना एक और ऐसा ही अच्छा सा एग्जाम्पल करके दिया है कि किसी बॉडी को अगर हमें पॉजिटिव चार्ज करना है या किसी बॉडी को अगर हमें नेगेटिव चार्ज करना है तो वो हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। चलो उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे क्या थी, एक पॉजिटिव बॉडी, पॉजिटिव नेगेटिव सच एज न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गए न्यूट्रल बॉडी, मैंने इसके पास क्या लाया, एक पॉजिटिव बॉडी, ठीक, समझ रहे हो सब। यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव बॉडी लाई, अब ये क्या करेगी, जैसा आपको पता है, जो आपको पता है वही करने वाली है। ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक, और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर भगाएगी। क्या भगाएगी, दूर, इसके साथ वाले दूर जाओ, इससे अपोजिट वाले पास आओ, ठीक है। चलो अभी मैं क्या करूँगा कि इसके जो कनेक्शन है ना वो मैं दे दूंगा किससे, पता है, अर्थ से। क्यों अर्थ से मैंने कनेक्शन दिया, क्योंकि आप सबको पता है अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ लाइट, अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ लाइट। अर्थ क्या करेगा, अर्थ जब देखेगा ना यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं तो मैं क्या करूँ कि जिससे ये न्यूट्रल हो जाए, तो ये क्या करेगा, अपने तरफ से थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ऊपर की तरफ भेजेगा। अब भेजने से क्या होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव से जुड़ करके क्या बनाएंगे बच्चों, देखो यहाँ पे बन गया आपका न्यूट्रल। कितनी इंटरेस्टिंग बात थी ना। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक तरफ किया और पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ किया, फिर पॉजिटिव चार्ज को मैंने अर्थिंग दे दी। क्या दे दी बेटा, अर्थिंग। अर्थिंग देने से क्या हो गया, अर्थिंग देने से ये सारे के सारे चार्जेस इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पॉजिटिव पे आकर के अटैक किए, और अटैक करते ये कैसा बन गया, ये बन गया अपना न्यूट्रल, ठीक है। तो ये देखो बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट था। अब यहीं पे मैं समझाऊंगा कि हम इसको नेगेटिव कैसे, सॉरी नेगेटिव तो मेरे पास बन गया, अब हम देखेंगे पॉजिटिव कैसे बनते हैं। चलो इधर देखते हैं। सपोज करो ये एक बॉडी थी, ठीक, ये कैसी बॉडी है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक। इसके पास मैंने क्या लाया, इसके पास मैं लाया नेगेटिव चार्ज। अब जैसा कि आपको पता है नेगेटिव चार्ज आने से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आने से ये सारे के सारे पॉजिटिव एक तरफ, देखो ये मैंने बनाया सारे के सारे पॉजिटिव एक तरफ, ठीक, और सारे के सारे नेगेटिव एक तरफ। फिर से बेटा वही कॉन्सेप्ट अपना, ये हम कनेक्ट कहाँ कर रहे हैं, अर्थ में। अर्थ में कनेक्ट करने से क्या हुआ, जैसा कि आपको पता है अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ लाइट, अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ लाइट। अर्थ क्या करती है, जितनी भी आपकी आसमान में बिजली गिरती है वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करती है ना। वही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है। यहाँ पे जो एक्सेस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, वो सारे के सारे देखो कहाँ चले जाएंगे बेटा, ये देखो दिख रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन सुब जुब 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 करके अर्थ में चले गए। इससे क्या होगा, अब सपोज करिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, नीचे गए। अब कौन सा बचा, कौन सा बचा, कौन सा बचा, सिर्फ पॉजिटिव बचा। यानी कि अब हमको जो बॉडी मिल गई वो क्या, सिर्फ पॉजिटिव है। अब मैं इसको अगर दूर हटाऊं, ये पकड़ा मैंने और इसको ये फेंक दिया बाहर, इससे क्या होगा, क्या अब ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस करेगा, अब पॉजिटिव पूरे बॉडी में फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे। नाउ वी हैव फाइनली क्या है हमारे पास, अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी। समझ गए, कितने इंटरेस्टिंग था ना। फिजिक्स को अगर हम हर एक चीज़ सवाल पूछ के करें कि सर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ फिजिक्स को अब दिल लगा के पढ़ो, कभी भी बुक खोल के उसको बायो की तरह मत रटना स्टार्ट कर देना, ठीक है। फिजिक्स को उठाओ और एक एक फिगर बना के चलो, देखो फिर फिजिक्स आपको क्या लगेगा, खेल लगेगा, खेल, ठीक। चलो अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, अब हम अपना अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और वो है कूलॉम्स लॉ, और हम उस पर बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। चलो जिसको ये नोट करना है नोट कर लो, बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ तो देखो यार, मैंने ना कल कूलॉम्स लॉ के बारे में थोड़ी बहुत आपको क्या कर दी थी, जानकारी दे दी थी कि कूलॉम्स लॉ आखिर होता क्या है, कूलॉम साहब कैसे आए, और कूलॉम का जो रूल था ना उसी की कॉपी करके या कह लें उसी के आइडिया से समथिंग टाइम न्यूटन ने क्या किया था, अपना लॉ दिया था। कौन सा लॉ दिया था, ग्रेविटेशन का लॉ दिया था, जो कि आपको सबको पता है, आप लोग पढ़ के भी आए होंगे 11th क्लास में, जो कि था F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसी तरीके का कुछ इन्होंने भी क्या लॉ दिया था कि F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पता होगा, जिसको नहीं पता वो पिछला वीडियो ज़रूर देख ले, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसको टोटली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरा प्राइमरी को इसका
मोटो क्या है यहाँ पे आज क्वेश्चंस लगाने का, ठीक है। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना वो एक बार पुराने वीडियोस को प्लीज 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 यार रिवाइंड करके देखना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ फिर से, जो लोग नहीं जाना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज था और एक चार्ज यहाँ पे था। कैसा चार्ज है? ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये कैसा चार्ज है? ये एक नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच समथिंग डिस्टेंस है आर, ओके। अच्छा मैंने बोला इसके बीच आर है, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? यस सर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यार देखो ये एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, तो यार ये तो नॉर्मल सी बात है कि लगेगा ही लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए, तो वो किसने दिया था? अब ये देखो कूलॉम साहब ने दिया था। कौन दिया था? कूलॉम साहब। इन्होंने कहा कि जो फोर्स लगेगा ना इन दोनों के बीच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? इसके मैग्नीट्यूड के बराबर। यानी कि इस जो पॉजिटिव चार्ज है ना इसका मैग्नीट्यूड, सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड 10 है तो फोर्स लगेगा। सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड 100 हो गया तो फोर्स 100 टाइम्स। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1000 हो गया तो फोर्स 1000 टाइम्स। इनका कहने का मतलब था जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? बेटा वो मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। किसके? चार्ज के, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो चार्ज Q1 है, सपोज करो ये Q1 था और ये Q2 है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल आल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बोला कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा? उनके बीच के डिस्टेंस के, ठीक। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आर स्क्वायर लगाना, ठीक। ये मत भूलना। ये देखो बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना यहाँ पे आपको 1/r करके भी दे सकता है और यहाँ पे आपको 1/r³ भी देगा, 1/r² देगा। पर आप क्या हो? आप स्मार्ट बच्चे। कहाँ के बच्चे? फिजिक्स के बच्चे। तो मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ कि हमेशा r² को ध्यान रखना कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² या फिर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका कूलॉम्स लॉ। अब सेकंड बात है, कूलॉम्स लॉ कभी कभी ना आ जाता है आपको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कि इसको यार वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो बहुत सिंपल है। वेक्टर फॉर्म क्या है बेटा? वेक्टर फॉर्म क्या है? डायरेक्शन के साथ दिखाना, एज सिंपल एज दैट, ठीक। जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि अगर मैं इसी फोर्स में के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² में मल्टीप्लाई किसका कर दूँ? इसके डायरेक्शन का। डायरेक्शन मतलब क्या हो गया? आर कैप हो गया कि नहीं हो गया? अगर यहाँ पे आर कैप लग गया यानी क्या हो गया? इस चीज का ये डायरेक्शन हो गया। अब इस डायरेक्शन को आर कैप को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, अब वो देखते हैं। देखो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा जो आर कैप होता है ना वो हम लोग डायरेक्शन का सिंबल होता है। अब जो डायरेक्शन बताने का इसका साइन है वो क्या होता है? वो देखो बच्चों आर कैप होता है आर का वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड। समझ रहे हो? और वेक्टर क्या होता है? देखो यहाँ पे इतनी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। आप कहोगे यार सच में फिजिक्स एक मैजिक होता है। पता है कैसे? मैंने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, सबने वही पढ़ा है कि वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मतलब कि वेक्टर वो चीज है जिसके अंदर हम मैग्नीट्यूड को भी पाएंगे और डायरेक्शन को भी पाएंगे। ये देखो ये क्या है? ये वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये क्या है? देखो बच्चों इसकी डायरेक्शन है। अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं आर मैग्नीट्यूड इंटू आर का डायरेक्शन बराबर, देखो क्या आ गया? दिखा क्या आ गया? इट्स समथिंग लाइक मैजिक ना। यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन को जैसे ही मल्टीप्लाई किया मेरे को क्या मिला? आर का वेक्टर। यार देखो वही तो हमने पढ़ा था। वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। और हमको क्या मिला? मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन इज द वेक्टर। हमको यहाँ वेक्टर मिला। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डायरेक्शन क्या हो सकती है? आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड, ठीक। बस अब हमको कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है? इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो आर कैप को हटाते हैं और अपने इस छोटे भाई को यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया आर का वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड। अब समहाउ ये भी तो आर का मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हमारा फाइनल जो आंसर आ गया वो क्या आया? F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर का क्यूब, है ना, इनटू मल्टीप्लाई किसका? आर वेक्टर फॉर्म का, ठीक। और फोर्स किस चीज में निकाल रहे हैं? अब हम फोर्स वेक्टरली निकाल रहे हैं ना बेटा। तो हम लोग फोर्स पे क्या लगाएंगे? एक वेक्टर सिंबल। तो देखो कितना सिंपल था हमको वेक्टर में लिखना। ये बहुत जगह आप पढ़ोगे वेक्टर को पता नहीं कैसे लिख देगा कि फोर्स भी बता रहे हो, मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं और हम इसका डायरेक्शन भी बता रहे हैं। कई सारे आपको बोलेंगे यार इसको रट लो, ये इतना पेचीदा चीज़ है ना, इसको रटे बिना कुछ नहीं हो सकता। पर कोई बात नहीं, आप फिजिक्स के साथ रहो, मैं बताऊंगा आपको हर एक रटने का सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या था?
आपको पता था डायरेक्शन क्या होती है कैप में, आपको पता था वेक्टर क्या होता है, सबने पढ़ाया होगा। वेक्टर इज वेक्टर वो होता है जिसमें हमको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगी। आप यहाँ पे अपने पास लाइव एग्जांपल देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी था और क्या था, डायरेक्शन भी था। और हमने क्या किया, उसकी डायरेक्शन को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, फोर्स के मैग्नीट्यूड में, और हमको क्या मिल गया, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, दैट्स कॉल्ड द कूलम्ब्स इन वेक्टर फॉर्म। देखा कितना आसान था। चलो अब हम इसके आगे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। यार देखो क्वेश्चंस लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करना, मैं जो भी क्वेश्चन लिखूंगा आप उसके फिगर्स को बनाना। पता है कैसे, अगर मैंने किसी दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस दिया है और चार्ज मल्टीप्लाई करने को दिया है तो आप सिंपल सा उस चार्ज को क्या करना, अपने कॉपी में बना लेना, फिर आर डिस्टेंस को बताना। नहीं होगा क्वेश्चन चलेगा, पर आप एक बार ये ट्राई करके देखो, आपको क्वेश्चन बनाने का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्वेश्चन शायद बनाते कैसे हैं। ठीक है, एक बार आप मेरा कहना मान लेना। चलो ठीक है, अब हम डायरेक्ट किस पे चलेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके बच्चों देखो, हमारे पास ना एक पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिसमें दिया हुआ है कि आपका जो Q1 चार्ज है वो कितना है, 2 × 10⁻² कूलम। Q2 चार्ज क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि मैंने माइनस लगाया हुआ है, वो है 2 × 10⁻² कूलम। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है 1 × 10⁵ मीटर्स। और के क्या था आपके पास, के था बेटा कांस्टेंट, वो क्या होता है 1/4πε0। इसकी वैल्यू जिसको नहीं आती ना वो यहाँ पे फंसना मत, मैं लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करो। ठीक है, मैं 2 मिनट का वेट करूंगा, तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन करो, फिर मैं बताऊंगा इसका एक्चुअल आंसर। ठीक है, ओके तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो अब सारे अपने कॉपी पेन नीचे रख दो और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो। ठीक है, चलो मैंने क्या बोला आपसे, किसी भी क्वेश्चन लगाने से पहले ना आप उसके कॉन्सेप्ट को समझो और उसके जो क्वेश्चन है उसकी एक आर्ट बनाने की कोशिश करो। ठीक है, इसकी मैं आर्ट बनाता हूँ। यहाँ पे इसने बोला है Q1 चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, मेरे को दिख रहा है। यहाँ पे इसने बोला एक नेगेटिव चार्ज है जो कि देखो नेगेटिव है। ये कितना है, ये अपन के पास है 2 × 10⁻²। ये अपन के पास कितना है 2 × 10⁻²। इन दोनों के बीच डिस्टेंस इसने तो दी रखी है, वो कितनी है 1 × 10⁻⁵। ठीक, मीटर्स। और हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 9 × 10⁹ के की वैल्यू। चलो अब हम अपने फोर्स के फॉर्मूले में इसको रख के देखते हैं, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², क्यू यही होता है ना। चलो अब हम इसमें बारी बारी रखते हैं। के की जगह अपन रखते हैं के को 9 × 10⁹। इसके बाद Q1 की जगह हम Q1 का रखेंगे, वो है 2 × 10⁻²। फिर Q2 कितना है 2 × 10⁻²। और हमारे पास रेडियस कितनी दी हुई है, देखो ये रेडियस नहीं, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 1 × 10⁻⁵। ठीक, 10⁻⁵। चलो अब इसको रिजॉल्व करते हैं, ये आपका हो गया स्क्वायर में। ठीक, अब इसको मैं ऊपर रिजॉल्व करता हूँ, देखते जाओ। अभी मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये ऊपर मैं रिजॉल्व करता हूँ। देखो ये 2 और ये 9 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो अपन अपना हमारा क्या आएगा 9 4 ज़ा 36 36 × 10⁹ इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻10। ठीक, अभी ये ऊपर जाएगा तो क्या आप लिख सकते हो 36 × 10⁻⁻, ये 9 × 10⁻10 इंटू 10⁻⁻4। ठीक, आपका आंसर क्या आएगा, ये 19 हो गया और -4 कितना हो जाएगा 15, तो 10⁻15 आपका आंसर क्या आया 3.6 × 10⁻16 न्यूटन, क्योंकि फोर्स इसमें निकालते हो न्यूटन में। दिखा कितना सिंपल था। आपने क्या किया, सिर्फ अपने फॉर्मूले के अंदर सारे के सारे वैल्यूज रख दी और जल्दी जल्दी काट दिया, और क्या हो गया मैजिक हो गया। क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन मिल गया। तो फिजिक्स तो यही एज सिंपल एज दैट, आप हर चीज़ को सिंपल वे में लेके चलोगे आपको सिंपल से आ जाएगी। देखो सबको ये क्लियर है ना, कहीं पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए। के को मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, Q1 को मैंने 2 × 10⁻² है, Q2 भी अपना 2 × 10⁻² है, R2 कितना था ये दिया हुआ है, ऊपर मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है 2 2 ज़ा 4 9 4 ज़ा 36, और ये 10⁻², 10⁻4 हो गया। 9 को मैंने ऊपर 9 लिख दिया, ये आपका स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा, ऊपर करोगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये देखो पॉजिटिव। इसके बाद मैंने इसको ऐड करके लिख दिया, ये आंसर आ गया। अच्छा
आंसर तो मेरे को मिल गया। अब आप लोग बताओ कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, खुद सोच के बताओ कि यार ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अब जिसने बोला ना पॉजिटिव होगा वो वापस से मेरे सारे लेक्चर्स देख के आओ, ठीक। देखो यार, मैंने बार बार बोला पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ये कैसा फोर्स होगा बेटा, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। भूल के भी रिपल्सिव मत लिख देना वरना मुंह पे गिरोगे। ये कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स। अगर यहीं पे मैंने प्रोटॉन से रिप्लेस कर दिया तो अगर मैंने यहाँ पे प्रोटॉन से रिप्लेस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स। समझ गए? देखो यहाँ पे आपने दो क्वेश्चन लगा लिए, एक अट्रैक्टिव फोर्स का और एक रिपल्सिव फोर्स का। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? अट्रैक्शन। अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? रिपल्शन। यानी कि आप लोग बोल सकते हो कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? ठीक है, चलो अब हम इस पर एक बहुत ही अच्छा सवाल और एक लगाते हैं। ट्राई करना अपना बेस्ट देने का, ठीक है। इसको नोट कर लो। ओके यार, देखो पता है मैंने जो यहाँ पे पीछे क्वेश्चन लिखा है ना, ये क्वेश्चन नहीं बवाल है, बवाल। पता है ये पढ़ना मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। अब ये फेवरेट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि यार देखो ये नीट में भी है, आपके 12th क्लास में भी है और जेईई में भी आता है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि Q1 चार्ज ये है, Q2 चार्ज ये है। अब एक Q चार्ज यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रखना है हमको, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है। अब बीच में हमको क्या रखने को दिया? एक इलेक्ट्रॉन रखने को दिया, जिससे इसके बीच के फोर्स और इसके बीच के फोर्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। और ये क्या हो जाए? ये हो जाए अपना इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी कि कांस्टेंट हो जाए। ये ना इस तरफ मूव करे और ना इस तरफ मूव करे। तो ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है ये थोड़ा सा दिमाग को घुमाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ट्राई करो, कोशिश करो लगाने की। एक बार मैंने आपको हिंट दे दिया कि ये जो Q है ये इक्विलिब्रियम में चले जाना चाहिए, ठीक। ये हिंट था इक्विलिब्रियम में, या फिर बोल सकते हैं इसके बीच का फोर्स और इसके बीच का फोर्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। अब आप लोग ट्राई करो इसको लगाने का। चलो ठीक है, तुम लोगों ने बहुत ट्राई किया। अब इधर देखो, कॉपी पेन रखो और सिर्फ इधर देखो। ये क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, समझ रहे हो? ये ना ही 4 क्वेश्चन ना ही 5 क्वेश्चन, इस पर आप जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन लगा लोगे कम ही है। समझो, फिर से समझते हैं। मैंने क्या बोला? इन दोनों के बीच का जो फोर्स था और इन दोनों के बीच का फोर्स था अगर इक्वल हुआ तो क्या वो इधर खींच पाएगा? सपोज करो ये इसको खींच रहा है 5 न्यूटन से, ठीक है। अगर ये भी इसको 5 न्यूटन से खींचने लग गया, क्या बोला मैंने? अगर ये भी इसको 5 न्यूटन से खींचने लग गया तो क्या ये किधर भी मूव करेगा? आप बोलोगे नहीं मूव करेगा, या फिर इसका आंसर होगा नहीं मूव करेगा। तो इसका आंसर अगर नहीं मूव करेगा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ना कि ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है। किस में है? इक्विलिब्रियम में है। और यही तो मेरा क्या था? यही तो मेरा आंसर था कि इसको मैंने इक्विलिब्रियम में करना है। तो बस जैसा मैंने बोला या फिर जैसा इस क्वेश्चन ने बोला वैसे अपन को क्या करना है? सॉल्यूशन। देखो फिर इसके बीच का फोर्स और इसके बीच का फोर्स अपन को बराबर करना है, यानी कि जो F1 है वो किसके बराबर होगा? F2 के। यहाँ पे हम लगाते हैं कि Q1 कितना था? ये 4 × 10⁻² डिवाइडेड इंटू क्या है? ये स्मॉल q, ठीक। डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? अच्छा, यहाँ पे सबसे ना बहुत ही ज़रूरी चीज़ आती है सामने। देखो कैसे आप लोग बोलोगे कि सर ऐसा है कि यहाँ पे तो आपने इसकी डिस्टेंस दी हुई है, अब हम लोग इसकी डिस्टेंस क्या लेंगे? तो हमेशा याद रखना, आप पहले वाले की डिस्टेंस कितनी मान लेना? x मान लेना, ठीक। अगर आप ये x मान लोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10⁻⁴ इंटू -x। होगा कि नहीं होगा? अगर ये x है तो ये कितना होगा? इसी में से मैं x घटाऊंगा तभी नहीं आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये डिवाइडेड बाई x² लिख सकता हूँ कि नहीं? बराबर इधर का फोर्स लिखता है। इधर का फोर्स क्या होगा? k इंटू क्या है वो? ये 4 × 10⁻², ठीक, इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या थी? 10⁻⁴ x, यानी कि 10⁻⁴ -4 x। इसका करेंगे स्क्वायर। समझ गए? अच्छा, अब आप लोग देखो, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है, देखो k से कट जाएगा, 9 से, ये q से q कट जाएगा, स्मॉल q से, ठीक। और क्या कट जाएगा? और कट जाएगा अपना ये 4, ये दिख रहा है। यानी कि यार देखो यहाँ तो सभी कुछ कट गया। तो यहाँ पे अब इसका सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा? 1/x² = 1/4
10⁻⁻4 माइनस एक्स। ठीक, अब क्या लिख सकते हैं हम, क्या हम इसको अंडर रूट कर सकते हैं? अगर हम इसको अंडर रूट करेंगे तो 1 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों, 1। तो अपन लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल्स टू 1/10⁻⁻4 माइनस एक्स। अभी इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x ऊपर जाएगा, बराबर क्या आएगा, x इधर चला गया तो ये आ गया आपका, सॉरी ये आ गया आपका 10⁻⁻4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक, ये x इधर जाएगा, कितना आएगा 10⁻⁻4 बराबर 2x। ठीक, तो यानी कि x की क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी हाफ, ये देखो ये नीचे चला जाएगा ना, तो हाफ इंटू 10⁻⁻4 आ गया। ठीक, यही आपका आंसर है 0, या फिर आप इसको 0.5 भी लिख सकते हो, 0.5 इंटू 10⁻⁻4। देखा कितना आसान था। सिर्फ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करके क्या क्या कर सकते हैं, देख लिया। यहाँ पे मुझे पता था कि इक्विलिब्रियम में करने का क्या कंडीशन है कि इन दोनों के बीच का फोर्स और इन दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाए, अगर सेम हो जाएगा तो ना ये इधर मूव करेगा ना ये इधर मूव करेगा, और हमको क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस क्यू चार्ज को अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज से 5 इंटू 10⁻⁻5 या फिर आप इसको 0.5 इंटू 10⁻⁻4 दूरी पे रखते हैं, यानी कि क्या ये यहाँ कहीं आ गया एकदम मिड पॉइंट पे, दिख रहा है, ये आ गया आपका एकदम मिड पॉइंट पे। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये मिड पॉइंट पे क्यों आया और कैसे आया। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ जो चार्ज था वो कितना था, 4 इंटू 10⁻⁻2। यहाँ पे चार्ज कितना था, 4 इंटू 10⁻⁻2 कूलम। तो यार कितनी सिंपल सी बात थी, ये दोनों अगर चार्जेस बराबर हैं तो मिड पॉइंट पे आएगा कि नहीं आएगा। वापस से सोचो, अगर दोनों तरफ आप पहलवान को खड़ा कर दोगे जो कि सेम इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो मैं किधर जाऊंगा, ये इधर मेरे को खींच रहा है और ये मेरे को इधर खींच रहा है, और दोनों की फोर्सेस बराबर है, तो मैं किधर जाऊंगा, किधर को भी नहीं जाऊंगा। और कहाँ पे इसका फोर्स लाई कर रहा है, मिड पॉइंट पे अगर आप रख दोगे तो ना ये खींच पाएगा ना ये ही खींच पाएगा। अगर केस में मैं इसके चार्ज को डबल कर दूंगा तो आपको आप बता सकते हो, अगर सर आपने इसको डबल कर दिया तो कहीं ना कहीं ये चार्ज इधर रहेगा सॉरी, इसको मैंने अगर डबल कर दिया तो कहाँ रहेगा, कहीं ना कहीं इस तरफ आ जाएगा। क्यों इस तरफ आ जाएगा भाई, देखो इस तरफ ताकतवर है, ये ज़्यादा दूरी तक अच्छा तगड़ा फोर्स लगा सकता है, पर ये थोड़ा कमज़ोर रहेगा इसके सामने, तो ये क्या कर सकता है, अपने कम दूरी तक फोर्स लगाएगा। अगर ये इतनी दूरी पे 5 न्यूटन लगा रहा है तो ये इतनी दूरी पे ही कितना लगा सकता है, 5 न्यूटन का फोर्स। यानी कि हमारा टोटल जो अपने माइंड को कंसंट्रेट करके रखना है वो कहाँ रखना है बच्चों, वो रखना है हमको फोर्स को सेम करने में, या फिर हम कह सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में करने की। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप इस पे क्वेश्चंस घर पे ट्राई ज़रूर करना, और हाँ मैंने जो आज पढ़ाया उसको ज़रूर रिवाइज करना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, वो है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट, जो कि आप 12th में पढ़े होंगे या फिर पढ़ोगे। ठीक है, चलो अब हम उस पर ट्राई करते हैं।